जी, हम लोग जो है 3 हमने फॉलोअर्स की टाइप की, अब हम 4th फॉलोअर की टाइप कर रहे हैं। 4th फॉलोअर की टाइप है एडवेंचरिस्ट। पहली हमने की थी कन्वर्ट्स, सेकंड हमने की थी एडहेरेंट्स, तीसरी हमने की थी अपॉर्चुनिस्ट, चौथी हम कर रहे हैं एडवेंचरिस्ट। एडवेंचरिस्ट वो फॉलोअर्स होते हैं या उन फॉलोअर्स को कहा जाता है जो गोल में इंटरेस्ट नहीं रखते, उनको एडवेंचर चाहिए होता है, एडवेंचर होता है। जैसे आजकल जो है अगर कोई मूवमेंट चलती है तो आप कहते हैं अच्छा चलो हम भी चलते हैं, मजा आएगा। बीच पर जो है मैराथन है या बीच पर वॉक है तो पार्टी भी करेंगे, दोस्त भी गैदरिंग हो जाएगी, घर वाले भी इजाजत दे देंगे, चलो वहां चलते हैं, मजा आएगा, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। पप्पा चार्जर। तो एडवेंचरस जो हैं वो लोग होते हैं जो, दोबारा से बता रही हूँ कि जो गोल्स को के हक में नहीं होते, बल्कि गोल्स को के लिए इसको इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि उनको एडवेंचर चाहिए होता है और थ्रिल चाहिए होता है। जैसे मार्चेज है, मैराथन्स है, डेमोन्स्ट्रेशंस है, रेवोल्यूशंस है, और वो बड़े शौक से आते हैं और जैसे ही कोई तकलीफ होती है उसमें और कोई प्रॉब्लम आती है फौरन छोड़ के चले जाते हैं। इवन कि धूप भी ज्यादा होगी तो जब अच्छा मौसम होगा तो कहेंगे हाँ हाँ ठीक है हम चलते हैं, लेकिन जैसे धूप ज्यादा है, मई का महीना है, कहेंगे नहीं भाई इतनी धूप में हमसे बाहर इतनी देर तक नहीं बैनर्स लेकर खड़ा हुआ जाएगा, हम तो नहीं आ रहे इसके अंदर। तो एडवेंचर्स जो हैं वो सिर्फ जो है अच्छे अच्छे मौकों पर साथ होते हैं, बुरे एस्पेक्ट में कभी भी साथ नहीं देते और छोड़ के चले जाते हैं। तो एडवेंचरिस्ट जो हैं वो अच्छे फॉलोअर्स नहीं होते। कि 2 तरह के जो और फॉलोअर्स हैं जो मैं इंक्लूड नहीं करी वैसे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और कॉन्शियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी एडहेरेंट्स होते हैं जो छोड़ के जाने वाले होते हैं। जो हमने एडहेरेंट्स पीछे किया था ना, तो वो सपोर्ट तो करते हैं गोल को लेकिन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं जो हूँ इस पॉलिटिकल पार्टी के गोल को तो एक्सेप्ट करती हूँ लेकिन मुझे पॉलिटिकल पार्टी नहीं पसंद है। गोल तो बहुत अच्छा है, उनका एजेंडा बड़ा अच्छा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लोग हैं जो लीडर्स हैं आपको नहीं पसंद है, इसलिए आप मूवमेंट को पसंद नहीं करते, गोल को पसंद करते हैं। इसी वजह से उस मूवमेंट का हिस्सा बनने को तैयार आप नहीं होते। तो इसलिए हम उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि आप जो है गोल में अगर लोग चेंज हो जाए तो हो सकता है आप उस मूवमेंट का हिस्सा बनने की जो है वो चॉइस ले लें। फिर दूसरा है कॉन्शियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो कॉन्शियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो लोग होते हैं जो मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनको पता होता है कि ये मूवमेंट को हम सपोर्ट करेंगे या वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनको पता है कि उनको पर्सनली बेनिफिट नहीं हासिल होगा उस गोल का। जैसे यंग डॉक्टर्स की मूवमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनके सीनियर्स थे, टीचर्स या सीनियर प्रोफेसर्स थे, जो सीनियर डॉक्टर्स थे, उन्होंने भी इनका सपोर्ट किया। इनको पता है कि अगर यंग डॉक्टर्स का मसला हल हुआ तो उनको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद वो उसका हिस्सा बनते। इसी तरह जब अभी हेल्थ के हवाले से बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत सारे लोग, अमीर लोग जो है, इन्होंने लोगों को हेल्प की, सैलानी ट्रस्ट जैसे, इनको पता है कि इनकी जो मूवमेंट है वो सपोर्ट करेंगे तो उनको पर्सनली कोई फायदा नहीं होगा बल्कि दूसरे लोगों को फायदा होगा। तो ज्यादातर जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो वेल्दी पीपल होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं कुछ कुछ मूवमेंट्स को, और वो इसलिए सपोर्ट करते हैं उस मूवमेंट्स को ताकि उनको गोल पसंद होता है। वो चाहते हैं फॉर एग्जांपल एक पॉवर्टी को सपोर्ट किया कि पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए वो उसका सपोर्ट करते हैं। या कोई और मसला है उसको सपोर्ट करना है, जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर में आप देखें कितने जो है सेलिब्रिटीज और उन्होंने इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मी टू की मूवमेंट वहाँ पर कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में मी टू की मूवमेंट जो है वो प्योरली नाकाम गई। फेमिनिस्ट मूवमेंट प्योरली नाकाम गई। खड़े हुए लोग बातें की लेकिन नाकाम हुए। और नाकाम क्यों हुए? क्योंकि बहुत सारे इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे कि गोल तो ठीक है लेकिन मूवमेंट सही नहीं है। यानी कि मुझे भी गोल अच्छा लगता है कि औरतों के हुकूक की बात जरूर करें, हम नहीं कहते ना करें, लेकिन मुझे फेमिनिस्ट मूवमेंट खुद नहीं पसंद, मैं फेमिनिस्ट मूवमेंट को मानती नहीं हूँ। तो मैं क्या हुई कि मैं कॉन्स्टिट्यूएंट हुई, कि मैं गोल को पसंद करती हूँ लेकिन मूवमेंट को पसंद नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर ऐसा भी होता है। और दूसरा नीचे जो कॉन्स्टिट्यूएंट, जो कॉन्शियस, यह है कि जिसमें ज़मीर होता है, जिनका वे वो मूवमेंट होती है, उसमें वो लोग होते हैं जिनका ज़मीर जिंदा है।
और जो ज़मीर जिंदा है तो वो सिर्फ उस मूवमेंट का हिस्सा इसलिए बनते हैं कि उसमें उन लोगों को बेनिफिट देना चाहते हैं, ना कि अपना पर्सनल बेनिफिट। सबसे ज़्यादा अच्छे वो लोग होते हैं जो, और ये आते रहते हैं जाते रहते हैं, ठीक है, ये कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो किसी मूवमेंट को सपोर्ट करता है, पैसों के जरिए सपोर्ट करता है, अपना एक घर दे देता है उनको, वहाँ पर मीटिंग्स करने के लिए जगह दे देता है, बहुत सपोर्ट करता है उनको इस हवाले से। लेकिन कुछ अरसे के बाद हो सकता है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास इतना पैसा ना हो और उसके कारोबार में नुकसान हो जाए, तो वो छोड़ के चला जाता है। तो वो उस वक्त तक है जब तक वो गोल के अंदर जो है वो उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे सैलानी ट्रस्ट से लेकर चीपा और इस्ताईदी, ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जब सोशल मूवमेंट चल रही थी, तो बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट ने इनकी हेल्प की। इंडस ऑर्गेनाइजेशन जो हॉस्पिटल है, उनको बहुत सारी चैरिटीज़ मिलती हैं और वो चैरिटीज़ से चलते हैं। तो वो चैरिटीज़ जो बड़ी बड़ी हैं, ये वही कॉन्शियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो अक्सर हेल्प करते हैं और फिर बैकआउट भी कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास जब पैसा होता है तो हेल्प करते हैं, जब पैसा नहीं होता तो हेल्प नहीं करते। और उनका खुद को बेनिफिट नहीं मिलता। किसको बेनिफिट मिलता है? लोगों को बेनिफिट मिलता है, हम लोगों को, यानी आम लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको भी बेनिफिट उसमें हासिल होता है। तो यहाँ पर जो है ये जो है वो फॉलोअर्स की टाइप्स थी। अब हमारे पास आते हैं लीडर्स। तो लीडर्स की जो टाइप्स हैं हमारे पास, वो कौन सी है? जो लीडर्स की टाइप्स हैं उसमें है एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स हैं, कैरिज्मेटिक लीडर्स हैं और इंटेलेक्चुअल लीडर्स हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स वो लीडर्स होते हैं जैसे जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी मूवमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, उसके फाइनेंस को देखते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि किस तरह से मेंबरशिप को, किस तरह से मेंबर्स को इन्वॉल्व करना है, मेंबर्स की फॉर्म फिल कराना, मेंबर्स को फॉर्म पहुंचाना, और उनको या जलसे हो रहे हैं या प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसके लिए ऑर्गेनाइज करना, लीडर्स की तकरीर आएगी या लोग जहाँ जमा होंगे उनके लिए बैनर्स बनवाना है, उनके लिए सिटिंग का अरेंजमेंट करनी है, खाने पीने का अरेंजमेंट करना है। तो जो लॉजिस्टिक वाला काम होता है ना, वो सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन, आपको भी पता है एडमिनिस्ट्रेशन जो है लॉजिस्टिक का भी काम करती है, सबको फैसिलिटेट करती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटेट करते हैं। दूसरे होते हैं कैरिज्मेटिक लीडर्स। जो कैरिज्मेटिक लीडर्स जो हैं, वो नाम से पता चल रहा है आपको, शायद नाम भी सुनाओ, करिश्मा से निकला। करिश्मा मीन्स ऐसी कोई खास कैरेक्टरिस्टिक या खास खसूसियत होती है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, लोग उससे अट्रैक्ट होकर उस मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं, उस लीडर को फॉलो करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स होती है जो हम में और आप में शायद नहीं है। जैसे जितने भी प्रॉफिट्स गुजरे उसके अंदर स्पेशली वो प्रॉफिट जिसमें एक हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हैं, दूसरे हज़रत ईसा हैं, जिनकी दो बड़े मज़ाहिब जो दुनिया में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम आपको नज़र आता है। तो ये करिज्मेटिक पर्सनैलिटी कहलाती है। लेनिन, मार्टिन लूथर किंग, जॉर्ज एफ कैनेडी, इंदिरा गांधी, कायदे आज़म, ये वो लोग हैं, मदर टेरेसा, डायना और नेल्सन मंडेला, ये वो लोग हैं जो कैरिज्मेटिक लीडर्स है। ओबामा, ये क्लिंटन, ये कैरिज्मेटिक लीडर्स जो हैं, ये इनके अंदर अट्रैक्शन है, वो खास करेक्टरिस्टिक है जो लोगों को उनकी तरफ खींचती है और लोग जो है उनको फॉलो करते हैं। और वो करेक्टरिस्टिक जो है वो, जैसे कायदे आज़म को आप देखें तो कायदे आज़म पतले स्क्रॉनी से बंदे थे, हड्डियों का ढांचा थे, लंबे लंबे थे, उर्दू भी बोलने नहीं आती थी सही उनको, और जो है उस वक्त ज़माने में उर्दू का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन उनके अंदर इतना पैशन था, काम करने का इतना जज्बा था, इनके बोलने का अंदाज, इनकी आंखों के एस्पेक्ट, इनके अंदर वो जोश और वलवला, काम करने का, लोगों को जमा करने का, कुछ हासिल करने का, वो लोगों को अट्रैक्ट करा और लोग खुद ब खुद जो है इनके पास उनको फॉलो करते हुए पीछे चले गए। तो ये कायदे आज़म जो है, और इंदिरा गांधी तो इतनी मशहूर थी कि वो मदर इंडिया के नाम से मशहूर थी, ये माँ है, उनकी माँ है, इंडिया की माँ है, तो वो इंडिया वाले आज भी उनको माँ कहते हैं। तो सोचिए लीडर इतना इम्पोर्टेंट हो जाए कि माँ और बाप का दर्जा इख्तियार कर ले, तो वो कैरिज्मेटिक लीडर्स कहलाते हैं। और तीसरे होते हैं इंटेलेक्चुअल लीडर्स। अच्छा, कैरिज्मेटिक लीडर्स की वजह से लोग ज्यादा आते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स क्या करते हैं, उन लोगों को जो है वो ऑर्गेनाइज करते रहते हैं,
और इंटेलेक्चुअल लीडर्स का क्या काम होता है? दिमाग का काम होता है, इसलिए उनको कहते हैं ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। वो दिमाग का क्या काम करते हैं? वो गोल्स और मीन्स को डेवलप करते हैं मूवमेंट की। क्या करते हैं वो लोग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कि किस तरह से मेंबरशिप को इंक्रीज करनी है, और स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कि कहाँ से फाइनेंस आएगा, पैसा कहाँ से आएगा इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का, इस मूवमेंट को चलाने का, लोग कैसे जमा किए जाएंगे। स्ट्रेटेजी मतलब दिमाग का काम है, स्ट्रेटेजी बनाना, टेक्निक्स बनाना, किस तरह लीडर को जो है टेलीविजन में इंटरव्यू करवाना है, कैसे अप्रोच करना है लोगों, तो लोग उनके सामने जो है आ जाएं। बाज़ औक़ात ये ब्रेन जो होता है, जो ये इंटेलेक्चुअल लीडर्स होते हैं, वो स्पीचेस भी लिख कर देते हैं, नारे बनाते हैं, जिंगल्स और जो है बड़े बड़े बैनर्स के जो जो नारे होते हैं उसके अंदर स्लोगन्स होते हैं और जो जुमले होते हैं वो भी आइडिया देते हैं, ताकि लोग उससे अट्रैक्ट होकर आ सकें। एजुकेशन फॉर ऑल, पढ़ा लिखा पाकिस्तान, रोटी कपड़ा मकान, तब्दीली आएगी। तो ये बड़े बड़े चीज़ें जो हैं वो नज़र आती है आपको इसके अंदर। पास जो लीडर्स होते हैं इनके अंदर ये तीनों क्वालिटीज़ होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, करिश्मा, इंटेलेक्चुअल, तीनों चीज़ें होती हैं। अच्छा, वैसे लीडरशिप की क्वालिटीज बहुत सारी हैं दुनिया में। लीडर्स की जो अंदाज है उसमें ट्रांसफॉर्मेशनल है, ट्रांजैक्शनल है, डिक्टेटर है, डेमोक्रेटिक है, बहुत सारी टाइप्स हैं लीडरशिप की। लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पर हम तीन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हमें इतना डिटेल से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो तीन है, जैसे कायदे आजम को आप देखें तो कायदे आजम जो है कैरिज्मेटिक लीडर ज्यादा थे और इंटेलेक्चुअल थे। एडमिनिस्ट्रेटिव जो आस्पेक्ट का काम राना लियाकत अली खान का था, राइट। कौन से ब्रादरान थे, वो नाम याद नहीं आ रहा, ओके, वो जो ब्रादरान थे उनका था। और बाकी जो उनके साथ जो काम करने वाले जो आसपास के लोग थे, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे। इंटेलेक्चुअल के हवाले से भी दिमाग था, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते थे, कायदे आज़म अकेले फैसला नहीं करते थे। इनकी अगर मीटिंग्स देखें तो उनकी मीटिंग्स में इनकी सबसे बहन जो है वो उनको मशवरे देती थी। तो इंटेलेक्चुअल होने के बावजूद वो दूसरों से मशवरा करते थे। लेकिन कैरिज्मा उनमें जो था वो था, जिसकी वजह से ये जो है वो हमेशा आगे रहते थे, लोगों को जो है गाइड करते थे। तो ये तीन तरह के जो लीडर्स होते हैं, वो ज़रूरत होती है एक सोशल मूवमेंट को कामयाब बनाने के लिए। और लीडर्स हैं और फॉलोअर्स नहीं है तो कामयाब नहीं होगी, फॉलोअर्स हैं और लीडर उनको लीड करने के लिए नहीं है तो सोशल मूवमेंट, समाजी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। तो कायदे आज़म और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ आप देख लें, बेनज़ीर भुट्टो हैं, जो मार्गरेट थैचर, दलाई लामा है, पोप हैं, ये वो लोग हैं, ये मार्टिन लूथर किंग हैं, और ये वो लोग हैं जो दुनिया के लीडर्स मशहूर हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं ये ऑफ कोर्स, और ये मजहबी लीडर्स हैं, ये दोनों मजहबी लीडर्स हैं। ज़्यादातर हम प्रॉफिट्स की तस्वीरें हमारे पास नहीं होती हैं और ना देख सकते हैं, तो प्रॉफिट्स को आप इसके अंदर हमने इसलिए ऐड कर दिया था। फिर तीसरा स्टेप आता है, इसका स्टेज आता है, वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर सेटअप। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की जाती हैं, उसके अंदर जो है वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर भी एक सोशल मूवमेंट का हिस्सा लेती हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है कराची में बहुत सारी एनजीओज ऐसी हैं जो बच्चों के हुकूक के लिए काम करती हैं, चाइल्ड अब्यूज पर काम करती हैं। उन्होंने अपनी अलायंस बना ली है अब, और मिलकर जो है काम करते हैं ताकि डुप्लीकेशन ना हो। बार बार एक ही एनजीओ एक ही जैसा काम, सारी एनजीओ एक जैसा काम करेंगी तो क्या फ़ायदा। यानी अगर एक पॉलिसी बना रही है, दूसरी भी पॉलिसी बना रही है, तो सब अपने एंड पर काम कर रहे हैं तो डबल हो जाएंगे ना काम। तो अब सब मिलकर जब काम करते हैं, सबके रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर काम करते हैं, तो काम की नौयत भी कम हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट भी हो सकता है और ज़्यादा लोगों को अप्रोच भी किया जा सकता है। तो इसके अंदर जो है वो बहुत बड़ा बेनिफिट नज़र आता है इसमें। इसके अंदर जो है वो 4 टास्क इन्वॉल्व है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। पहला टास्क है डिटरमाइनिंग गोल्स, यानी पहले मकसद को बनाना है कि आपका मकसद क्या है, या चेंज, सोशल मूवमेंट का मकसद बनाना ज़रूरी है। चेंज लाना है या चेंज को जो चेंज आ रहा है उसको आने से रोकना है। यानी चेंज लाने का मतलब है कि आप चाहते हैं कि माशरे में बेहतरी आ जाए, तो वो चेंज लाने कहते हैं। और रोकना इसको कहते हैं कि माशरे के अंदर जैसे बीच में कुछ सालों पहले इंडियन ड्रामों का इतना ज़्यादा रोल आ गया था कि लोग जो हैं परेशान हो गए थे, डिवोर्स के रेट्स बढ़ गए थे, झगड़ों के और कॉन्फ्लिक्ट्स और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हो गए थे, जिसकी वजह से जो है और माशरे में जो लोग जो हैं, बच्चे जो हैं वो ख़राब होते जा रहे थे। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की, कुछ मूवमेंट, छोटी छोटी मूवमेंट्स भी चली, लेकिन एक बड़ी मूवमेंट कोई नहीं चली। इसके अंदर फिर गवर्नमेंट ने इस चीज़ को नोटिस जल्दी ले लिया
क्या किया कि गवर्नमेंट ने फॉरेन पेमरा को जो है उसको अथॉरिटी ज्यादा दे दी, उसके पास अथॉरिटी ज्यादा आ गई, जिसकी वजह से बैन लगा दिए गए। और फिर इंडिया और पाकिस्तान के हालात बुरे हुए तो उन्होंने सारे चैनल्स को बैन कर दिया। चैनल्स को बैन तो बहुत दफा किया है, लेकिन अब जो किया वो बहुत ज्यादा सख्ती से किया गया, और उस सख्ती की वजह से जो है वो लोगों ये आपको नजर आता है। लेकिन इसके अलावा फिर तुर्की के ड्रामे शुरू कर दिए, वो डिफरेंट चीज है। लेकिन इसमें पेमरा जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करना शुरू किया। तो बाज़ वक़्त गवर्नमेंट जो है छोटी ऐसा इश्यू भी होता है जिसमें गवर्नमेंट देखती है कि लोगों का क्या मसला है और जल्दी जल्दी उसको सॉल्व कर भी सकती है, तो गवर्नमेंट सॉल्व भी कर लेती है। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने जो ये प्रेशर डाला तो ये सॉल्व किया गया। दूसरा ये भी सॉल्व किया गया कि वो वाले इंग्लिश चैनल्स नहीं आएंगे जो बहुत गंदा लिटरेचर और वर्गर लिटरेचर देते हैं, और जो भी आएगा पेमरा जो है उसको उसमें जो है वो सेंसरशिप करेगा। तो अब सेंसरशिप के साथ आ रहे हैं, आपको नजर आते हैं चैनल्स, वो केबल चैनल वाले भी चला देते हैं, आपको पता है वो केबल चैनल वालों की आदत होती है। लेकिन अच्छे इलाकों में आप देखते हैं कि केबल चैनल वालों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। जब छोटे इलाके और कच्ची आबादियों में हाँ ये अभी भी जो है केबल वाले अपने इंडिया के चैनल जो है वो केबल के नेटवर्क के ऊपर चला देते हैं डिश के जरिए, तो वहाँ पर भी चलते हैं। लेकिन वैसे अच्छे इलाकों में ये चीज़ें नहीं होती। तो गोल्स को डिटरमाइन करना है कि आपने रेजिस्ट करना है या चेंज लाना है, प्रिजन को रिफॉर्म्स करने हैं, प्रिजन जो हमारी जेलें बनी है उसको ठीक करना है। तो उसके अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन्होंने बड़ा काम किया है प्रिजन के हवाले से, कैदियों के लिए जो है बड़ा काम किया है। इतने तशद्दुद किया जाता था कैदियों पर, उसको तशद्दुद के सारे वोलेंस के आस्पेक्ट चेंज किए हैं। अब जो है आप देखेंगे तो तशद्दुद के जो तरीके हैं या मारने के जो तरीके हैं वो डिफरेंट हो गए हैं, लेकिन आपको नहीं पता, इसलिए अभी हमारा टाइम भी नहीं है कि हम इसको डिटेल से डिस्कस करें। तो मूवमेंट है, रेवोल्यूशन लेकर आना है, इनकलाब लाना है, तो ये मकासद होते हैं कि इनकलाब लाना है कि आहिस्ते आहिस्ते आ सकता है, एवोल्यूशन के जरिए लाना है। दूसरा इसका टास्क है, आपका टास्क जब एक सोशल मूवमेंट बनती है तो आपने गोल जब डिटरमाइन कर लिया कि हमने क्या काम करना है, हमें फॉर एग्जांपल आप छोटी मूवमेंट करें कि आपने अपनी जो है आपने अपना जो मोहल्ला है उसको साफ रखना है, ठीक है। आप चाहते हैं कि मोहल्ले के अंदर जितनी गंदगी है उसको साफ रखें, आपने मोहल्ले के लड़कों को लड़कियों को जो है जमा कर लिया और आपने मूवमेंट चलाई, तो सबसे पहले वो गोल आपने बना लिया कि हमने यहाँ के इन्वायरमेंट के इशू का काम करना है। फिर आपने आइडियोलॉजी क्रिएट करनी होती है। आइडियोलॉजी कैसे क्रिएट करते हैं? आइडियोलॉजी क्या होती है? आइडियोलॉजी होती है कि कोई कॉन्सेप्ट या एम होता है कि आप जो है आइडियोलॉजी वैसे जो है वो प्रिंसिपल डॉगमास को कहते हैं, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को कहते हैं कि आप किन उसूलों के तहत काम करेंगे, कौन सी फिलॉसफी के तहत काम करेंगे, आप किस मकसद को लेकर काम करेंगे, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक, वो भी प्रोग्राम है। ये सोशल एस्पेक्ट है ना, अगर आपने इलाके की सफाई करवानी है और इलाके को ठीक करना है तो सोशल एस्पेक्ट है आपका, या इलाके में जो गरीब बच्चे रहते हैं उसको पढ़ाना है और उसके लिए आपने काम करना है, तो ये एजुकेशनल एस्पेक्ट आ गया, ये भी सोशल एस्पेक्ट में आता है। तो आपने पहले गोल सेट करना है, फिर आपने आइडियोलॉजी प्रिपेयर करनी है कि अब हमने इसको क्या करना है। आइडियोलॉजी में 4 चीजें आपको प्रिपेयर करनी होती हैं: विजन, मिशन, गोल्स एंड टारगेट्स, ठीक है। तो विजन आपको बड़ी दूर की सोचनी होगी कि एक ऐसा वक्त आए कि जैसे मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, आई हैव अ ड्रीम, मैं ख्वाब देखता हूँ। तो ख्वाब क्या देखता हूँ कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ब्लैक और वाइट दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और इक्वल राइट्स मिल जाएंगे। ओबामा के आने के बाद जो है ये एक इनका ड्रीम रियलाइज हुआ था। लेकिन अगेन बात वही है कि जरूरी नहीं है कि विजन पूरा हो जाए। विजन क्या होता है? एक बहुत दूर की बात होती है कि मैं चाहती हूँ, मेरा विजन है कि पाकिस्तान बहुत खुशहाल हो जाए, पाकिस्तान का हर शख्स जो है वो कोई भी ऐसा शख्स ना हो जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का शिकार हो। ये नहीं कहती पॉवर्टी ना हो, लेकिन एब्सोल्यूट पॉवर्टी खत्म हो जाए पाकिस्तान से, ये मेरा विजन है, ठीक है। जरूरी नहीं विजन एक्सेप्ट हो, जरूरी विजन कामयाब हो जाए। मिशन क्या है उसके अंदर? मिशन ये होता है, विजन से ही मिशन निकलता है। मिशन क्या होता है कि आप जो है उस विजन को हासिल करने के लिए पहले स्टेप में क्या करेंगे। आप चाहते हैं पूरा इलाका साफ सुथरा हो जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, पहले गटर साफ कराने पड़ेंगे, वरना पानी ही बाहर रहेगा तो गटर ही साफ नहीं होंगे। जब पानी अंदर ही नहीं जाएगा तो आप गंदगी साफ करा के क्या करेंगे? हर रोजाना गंदगी साफ करेंगे, रोजाना नहीं आ जाएगी। तो आपको पहले
जो है परमानेंट सोल्यूशन देखना होगा। तो मिशन जो होता है वो परमानेंट सोल्यूशन की बात करता है और वो आगे की बात सोचता है। गोल्स क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स क्या सेट करने हैं? क्या आपने ये देखना है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में कि आपने इस इलाके में सबसे पहला काम क्या करना है, फिर दूसरा काम क्या करना है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, दूसरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तीसरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होगा। या हो सकता है 2-3 ऑब्जेक्टिव ना हो, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव हो। और एक ऑब्जेक्टिव ये है कि इस इलाके को की जो ड्रेनेज सिस्टम है और इस इलाके की जो सफाई का निज़ाम है उसको हमें बेहतर बनाना है। उस बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे टास्क होंगे। पहले आप जो है फर्स्ट स्टेप पे जो है वो इलाके में जितनी भी गंदगी है उसके अंदर केमिकल्स डलवाएंगे। फिर सेकेंड टास्क आप करेंगे ड्रेनेज के लिए स्वीपर्स, उनको हायर करेंगे, बुलाएंगे, उनसे सफाई करवाएंगे। तीसरे में आप वहाँ से चीज़ें मंगवा कर रिसोर्सेज इस्तेमाल करके गंदगी उठवाएंगे। चौथे स्टेप में आप एक कमेटी बना के उस कमेटी को ये जिम्मेदारी देंगे कि इस सफाई का डेली ख्याल रखना है सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो छोटा छोटे टास्क और टारगेट्स की वजह से आपका ये ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। जब ऑब्जेक्टिव अचीव होगा तो आपका मिशन कंप्लीट होने की तरफ आएगा, और जब मिशन कंप्लीट होगा तो आपका विजन जो अपने इलाके के बारे में है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी सोशल मूवमेंट चले, आप छोटी सोशल मूवमेंट भी चला सकते हैं। ये सोशल मूवमेंट का मैं आपको देती हूँ एग्जाम्पल। और ये सोशल मूवमेंट जो है ये HDF ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन नॉर्थ अमेरिका की NGO है। ये मेरी पहली जॉब यहाँ पर थी और मैंने इधर सबसे पहले काम किया था। मैं जब गई थी तो उनको 10 साल हो चुके थे ऑर्गेनाइजेशन को बने हुए, और पहले इन्होंने सिर्फ हेल्थ पर काम किया और बाद में जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस वक्त ये सब अपने मिशन के लिए, अपने विजन को अचीव करने के लिए अपने मिशन को उन्होंने चेंज कर दिया था। इनका विजन था कि पाकिस्तान को ऐसा बनाए, एक सेंटर बनाए पाकिस्तान को कि वो वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो और प्रोग्रेसिव हो और ट्रांसफॉर्मेशनल हो, कि वक्त के साथ साथ चेंज हो और प्रोग्रेस क्रिएट करें। इसीलिए उन्होंने इसका मिशन बनाया था कि एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट होगी और ऐसी मूवमेंट होगी जो तब्दीली लेकर एक सोशल चेंज, तगय्युर लाएगी, सोशल चेंज लाएगी। और सोशल चेंज ऐसा चेंज होगा जो कम्युनिटी को एम्पावर करेगा, मास लिटरेसी आएगी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगी, हेल्थ केयर सिस्टम बढ़ेगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नीचे से बढ़ाएंगे, यानी कि लोगों को कर्जा देंगे, हुनर देंगे, सब देंगे। तो ये इनका मिशन जो था। तो ये जो है वो हम यहाँ तक इसको स्टॉप ले रहे हैं।